तो पहले सुनेंगे हमारे इन दो बच्चों को जिनके कारण मोटिवेशन मिला, यही कारण बने और मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ। आज आप ये सोचना कि आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ बनाने के नहीं बल्कि सफल होने के कारण बने। माई सेल्फ तन्वी जायसवाल। हम यहाँ पहली बार आए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सभी रीडर्स को सुन के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे पेरेंट्स ने जो हार्ड वर्किंग की है हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए, उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई पेरेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चे आप पर प्राउड करें तो आपको भी DUCD जाना होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यशराज जायसवाल है। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। कुछ लोग मेरे को छोटा प्रेमराज बोलते हैं। First I want to say thank you God for giving this opportunity and thank my parents for joining this opportunity and the effort for going DUCD। और मैं अभी मेरे पेरेंट्स पे बहुत प्राउड करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपके ऊपर प्राउड करें तो go DUCD and do the effort and go DUCD। थैंक यू। यस, तो पहले सुनते हैं हमारे बिजनेस में हमारी सफलता की जो बैकबोन है यानी जो कारण है, रीता जायसवाल जी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस जोश के साथ DUCD नहीं जाओगे। गुड मॉर्निंग। आपने जैसे हमारा रिकग्निशन देखा है पिछले 2 दिनों में, जितने DUCD का रिकग्निशन दिखा है, अपने आप को यहाँ पे विजुलाइज किया है, उस सपने के लिए रोया नहीं है, आपको पेन नहीं हुआ है तो आप DUCD नहीं जाओ। मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ। मेरा नाम रीता जायसवाल है, आप सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं अपनी जर्नी अगर बताऊँ, जैसे अभी परसों नील भैया ने कहा ना कि वहाँ से सोच के आते हैं बहुत कुछ बोलेंगे, यहाँ आने के बाद ना वो सारा ब्लैंक हो जाता है। तो वो सही बात है कि हम बहुत कुछ नीचे बैठे बैठे हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत कुछ बोलेंगे, लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देंगे, बट जब ये स्टेज मिलता है तो वो सारी चीज़ ब्लैंक हो जाती है और जो निकलता है ना वो दिल से निकलता है। मैं बता दूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 4 भाई बहन थे, नॉर्मल फैमिली थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई इशू नहीं था। पापा रेलवे में सर्विस करते थे तो हमें कोई मतलब चैलेंजेस क्या होता है लाइफ में पता नहीं था। कुछ चैलेंजेस आए थे बट वो मम्मी पापा होते हैं ना तो बच्चों तक पहुंचने नहीं देते हैं, है ना। तो उन चैलेंजेस का पता नहीं था और सपने मेरे भी बहुत, मतलब सपने क्या मतलब चाहत थी थोड़ी कि मतलब एक अच्छा फैमिली मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, अच्छा घर होगा। हर लेडीज़ के सपने होते हैं शादी से पहले, और शादी के बाद वो सपने जब सच में मतलब जब सामने आता है समझ में आता है वो सपना क्या था और हमारी रियल लाइफ ज़िंदगी क्या है। मैं बोलूँ, मैं जब मेरे भी वही सपने थे और जब मैं छोटी थी तो मैं एक चीज़ हमेशा सोचती थी। जब मैं टेरिस पे जाती थी तो फ्लाइट देखते थे, जहाज़, तो मुझे लगता था ना इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जाते होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब रईस लोग जाते हैं, करोड़पति लोग। मुझे नहीं पता था उसमें एक आम इंसान भी मेहनत करके जा सकता है। तो मेरा वो सपना या बोलो या चाहत बोलो, जो भी बोलो, वो था कि मैं एक दिन जहाज में सफ़र करूँगी, ज़रा उसका फीलिंग लेना चाहती थी। तो जब मैं शादी करके आई तो समझ में आया रियल लाइफ क्या है कि हस्बैंड मतलब माँ बाप ने देखा लड़का अच्छा है, बैंक में जॉब करता है तो मेरी बेटी को खुश रखेगा। और उस दौरान मेरा जॉब का भी ऑफ़र आया था रेलवे में, पापा रेलवे में थे, भाई रेलवे में था, तो मुझे ऑफ़र आया था कि तू अगर रनिंग क्रॉस कर लेगी ना तुझे रेलवे में जॉब लग जाएगा। तो मैं रेडी थी, बट शादी तय हो गई थी तो पूछना ज़रूरी है कि इन लॉज क्या चाहते हैं, फैमिली क्या चाहती है। तो उधर से पता चला कि आपको जॉब नहीं करना है, हम खिलाएंगे, जैसे भी खिलाना है, चाहे मांग के खिलाएंगे, चाहे कैसे भी खिलाना है, आपको हम पालेंगे। तो वो जॉब की अपॉर्चुनिटी गई। मैंने चलो ठीक है ना, जहाँ जाना है ज़िंदगी वहीं गुजारनी, वही गांव वाली सोच।
तो उस मेंटालिटी से मैंने जॉब का ख्याल छोड़ दिया। जब शादी करके आई तो जॉइंट फैमिली में अभी भी रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ससुर जी जॉब करते थे, देवर जॉब करते थे, हस्बैंड जॉब करते थे। सुबह 4 बजे उठती थी, तीनों जन के टिफिन बनाती थी, तीनों को 8 बजे तक विदा करती थी। उसके बाद मेरा जॉब चालू होता था घर के काम। उस दौरान मेरे 2 बच्चे हुए, उनके भी परवरिश। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, तो 2008 में दिसंबर में इन्होंने एक फॉर्म मुझे साइन करवाया। मैंने पूछा नहीं क्या फॉर्म है क्या नहीं है। मैं बोली किस चीज़ का है, चलो मैं साइन कर ही देती हूँ, जो भी करोगे आप अच्छा करोगे। फेक पूरा था, अभी भी है, कोई इशू नहीं है। तो उस फॉर्म को साइन किया। वो बाद में पता चला वो गोरो वाली कंपनी का फॉर्म था। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेने से। गोरो वाली कंपनी का फॉर्म साइन अप किया। उसके बाद में लग गए हम उसमें। बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। मतलब हम मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, बहुत मेहनत किया। आखिर में उसमें जाके एक पहला लेवल अचीव कर ही लिया। फिर ड्रीम बनाया कि जब मैं वहाँ मीटिंग में जाती थी तो वहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट, लोगों से मिलना, लोगों की ड्रीम पूछने की वो बहुत पसंद आती थी मुझे। मैं चौल से रहती थी, बैकग्राउंड मेरा कोई नॉर्मल चौल में, जैसे भी जो लोग चौल से रहते हैं पता होगा चौल के क्या माहौल होते हैं। मैं वहाँ से निकल के मैं एक भी मीटिंग कभी भी मिस नहीं करती थी। मीटिंग अटेंड करती रही। वहाँ पे समझ में आया कि सपना क्या है, अपना सपना क्या है, कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, कहाँ जाना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो। जब मैं वहाँ लीडर्स को देखती थी, बड़े बड़े लीडर्स को, तो एक सपना मेरा तब बना था जब मैं पीछे के रो में बैठती थी ना, तो मैं जब स्पीकर्स आते थे, बोर्ड पे प्लान दिखाते थे, उनका रिकग्निशन ही होता था। तो मैंने एक सपना देखा था कि एक दिन प्रेम जी भी वहाँ पे प्लान दिखाएंगे, बोर्ड पे प्लान दिखाएंगे और मैं उनके साथ में खड़ी रहूँगी। मैंने आज तक प्रेम जी को नहीं बताया कि मेरा वो सपना पूरा हो चुका है, कि मतलब एज ए स्पीकर आप प्लान दिखाओगे, मैं साथ में खड़े रहूँगी और ऑडियंस भरी रहेगी। तो वो सपना मैंने अपने दिल में अभी तक बताया नहीं, आज मैं स्टेज पे बता रही हूँ। सो वो सपना पूरा हुआ। लेकिन वहाँ पे एक मुश्किलें ये आ रही थी कि हम मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट थोड़े बहुत आ रहे थे, बट जो हमारे साथ विश्वास करके आ रहे थे, अपने ड्रीम लेके आ रहे थे, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। उस दौरान 2015 में सुधीर जी मिले। फिर वहाँ पे मुझे ये लेके गए एक CNT में, वेस्टीज कंपनी की एक CNT थी। तो मुझे बोले चलो एक मीटिंग में लेके चलता हूँ। मैं बोली कौन सी मीटिंग आप लेके चल रहे हो, वो अपनी सबसे अच्छी है, क्योंकि वो उस एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं था, जो करते हैं उसको पता है। मैं गई फिर भी, लेकिन मुझे वहाँ के प्रोडक्ट्स के नॉलेज और जब लोगों के सेलिब्रेशन देखे, लोगों के रिकग्निशन देखे, समझ में आया कि यहाँ पे सक्सेस हो सकती है। मैंने इनको बोला ठीक है, आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने कभी इनको डिमोटिवेट नहीं किया, नहीं आप क्यों जा रहे हो, क्यों लेट आ रहे हो, रात के 2 बजे आ रहे हो, सुबह 6 बजे जा रहे हो, कोई इशू नहीं, आप करो। तो उसको शुरुआत किया गया। इवन 20 दिन में डायरेक्टर ब्रेक किया, इन्होंने अकेले किया, मुझे कुछ पता नहीं, सिर्फ मीटिंग अटेंड किया था, एक डायरेक्टर ब्रेक किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये जर्नी बढ़ती गई और फिर मैं अपना इन्वॉल्वेशन उसमें डालती गई। और जब मैं जाती थी, मैं जब गोरो की कंपनी में थी ना, तो 8 साढ़े 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी लोकल की सफ़र करके वसई विरार तक का सफ़र करके प्लान दिखाना कितना हेडेक होता है पता है, लोकल के ट्रेन वाले। उसमें एक डेमो बैग, एक हैंड बैग, कंगारू बैग, उसमें मैं ये जर्नी चलती रही। कंगारू बैग में मेरे 2 महीने के बच्चे को लेके मैंने प्लान दिखाया। वो 2 महीने का बच्चा मेरा कंगारू बैग में आज इतना बड़ा हो गया कि उसे हम पे प्राउड हो रहा है। ये इसलिए कि हमने वो एफर्ट डाला उनके लिए, कि हम जो चाहते थे, हम जो सोच रहे थे कि हमारी जो लाइफ है, ये लाइफ हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे, वो लाइफ हमने उनको नहीं देना, इसलिए हमने उसे मेहनत किया, अचीव किया। और उसके बाद जब हमारा अचीवमेंट होते गया, लोगों की सक्सेस होती गई, तो लाइफ बहुत इंजॉय होना। लेकिन एक चीज़ थी, जब मेरा काम होता था इनको जॉब पे भेजना, ससुर जी देवर को सबको जॉब पे भेजना, मेरा काम होता था 10 साढ़े 10 11 बजे तक काम फिनिश करके
बेटी को मम्मी के पास छोड़ती थी, बेटे को लेके जाती थी। और जब मैं लेट नाइट आती थी, मेरा जाने का ठिकाना था, आने का कोई ठिकाना नहीं था। एक बार निकलती थी तो मेरा भी कोई ठिकाना नहीं था। जब मैं आती थी, कभी कभी हम साथ आते तो मम्मी मेरी 4th फ्लोर पे रहते थे। जब हम जाते थे मम्मी के यहाँ लेने बच्चों को रात को, तो ये बोलते थे आप जाओ, मैं नीचे वेट करता हूँ, क्योंकि मम्मियाँ हैं ना, बच्चों की केयर करती हैं, सभी को पता है। तो मम्मी मुझे बहुत सुनाती थी, मतलब कि तुझे एक बार निकल जाती, उसके बाद पता नहीं चलता बच्चों की क्या हालत है, बच्चे कैसे हैं, तू निकल गई मतलब तेरी जिम्मेदारी छूट गई। तो मैं, और ये बच्चे शाम होते तो रोते, याद करते कि मम्मी कहाँ है। तो मैं हमेशा मम्मी को एक ही बात बोलती थी, मम्मी ये छोटे हैं, ये रो रहे हैं तो तू संभाल लेगी, तुम लोग सब लोग मिलके संभाल लोगे। लेकिन जब ये बड़े होंगे ना और मुझसे जो कुछ फरमाइशें करेंगे, अगर मैं नहीं दे पाऊंगी और तब ये बच्चे रोएंगे, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया और फिर इस बिजनेस में मैंने प्रेम जी को फुल सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर हम सक्सेस होते गए और हमारी लाइफ बदलती गई। उस चॉल सिस्टम से हम 1 BHK में आए और कुछ ऐसे इशू आए कि वहाँ के इतने मीटिंग होने लगे कि लोगों ने कहा कि आपको घर शिफ्ट करना पड़ेगा। वो वहाँ से शिफ्ट किया 2 BHK में। आज हम गाड़ी भी ले चुके हैं, घर भी ले चुके हैं, सब कुछ हमारी लाइफ हमारी मर्जी से चलती है। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी, आपके ड्रीम अगर मजबूत है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सफल होने से। मैं लेडीज से एक बात कहना चाहूँगी, जो हम बहाने बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों को कौन देखेगा, इन लॉस को कौन मैनेज करेगा, फैमिली मतलब सपोर्ट नहीं करती है। आप अपने आप को प्रूफ करो, वो फैमिली बिना बोले आपको सपोर्ट करेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी प्रेम जी जब जाते थे और जॉब के बाद जब प्लान दिखाने में इनका एक टारगेट बनाते थे पूरे दिन का कि मेरा इतना टारगेट होना चाहिए। रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे जब लेट होता था तो ससुर जी पूछते थे, रीता तू समझाती क्यों नहीं प्रेम को, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, इतना लेट आता है। तो मैं समझ सकती हूँ, पेरेंट्स है अपने बेटे की फिक्र करते हैं, बट मैं क्या समझाऊँ उनको, क्योंकि मैं तो साथ में जाती थी और मुझे पता था वो माहौल क्या है और वो किस लिए कर रहे हैं। तो मैं इनको कभी कभी मतलब ज़्यादा ओवर हो जाता था, तो बोलती थी कि आप पापा को कुछ समझाओ ना, कि पापा ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो ये बोलते शांत रहो, कोई बात नहीं है, पापा है ना बोलने तो कोई बात नहीं। तो अब उन्हें प्राउड होता है कि हाँ हमारे बच्चे आज कुछ है, जो पूरे देश में लोग उनको जानते सिर्फ नाम से। और मैं इस बिजनेस में इसीलिए जब मैं यहाँ पे जब मैं मीटिंग अटेंड करने लगी, समझ में आया कि मुझे मेरी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, लोग मेरे नाम से जानने चाहिए, ना कि ये कि प्रेमराज की वाइफ है। तो आज मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं कि रीता जायसवाल कोई है जो लोगों की हेल्प करती है, लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करती है और जिससे उनकी लाइफ बदलती है। एक बात और कहूँगी कि मतलब आज हम जो भी लाइफ जीते हैं, और मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वेस्टीज और विनिंग टीम फैमिली का। जैसे हमने सभी ने कल रात को देखा, वेस्टीज विनिंग टीम के स्टाफ माइंड ब्लोइंग, हम जितना सैल्यूट करें कम है। कल उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए सभी को अपने अपने घर पहुँचाया। सभी को पहुँचाने के बाद जो जहाँ है वहाँ अटेंड करने के बाद सोचो वो कितने बजे फ्री हुए होंगे और आज कितने बजे वो जग के यहाँ पे रेडी हो, आपसे पहले रेडी हो के पहुँचे हैं। तो हम ब्लेस्ड हैं कि ऐसे सिस्टम में है, ऐसी टीम के साथ में है, और यहाँ पे जो कोई 100% सिस्टम फॉलो करेगा, टूल्स फॉलो करेगा, उसकी सक्सेस निश्चित है, वो तय है। जैसे सर ने सुबह बोला ना, वो तो तय है। प्रोसीजर आपको करना है, सफल कैसे होना है, फास्ट चलना है, स्लो चलना है, तो ये आप पे डिपेंड है। और अगर आप लोगों ने सपने आज बनाए ना कि ये DUCD का मंच आपके लिए है, तो रियल में ये तय है और आप एक दिन सफल होकर यहाँ आ सकते हो और अपने आप को प्रूफ करके दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आवाज तो चाहिए।
थोड़ा सा है बट जरूर बोलेंगे। बहुत प्राउड होता है कि जो लेडी हाउसवाइफ, सिंपल हाउसवाइफ थी, आज अब सोचता हमारा टाइम आएगा कि नहीं आएगा, अभी हम ऐसे बाय बाय चलिए। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये जो हम यहाँ पर आए हैं ना, ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो है कि हमने विजुलाइज किया है, देखा है इसे। कितने लोग सोचते हैं कि आने वाले समय में आपका भी ऐसा सेलिब्रेशन हो और आप भी जो है कि यहाँ पर आए। आप लोगों को जो भी बात कहूँगा उन सारी बातों में सिर्फ एक बात है कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ होप देना चाहता हूँ, कि एक उम्मीद देना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति आज जिंदगी में आप कहीं भी होंगे, जितने चैलेंजेस आपके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, वो कुछ 2-4 चैलेंजेस होंगे, वो मैं अभी इधर ही सॉल्व कर दूंगा। तो कल से चैलेंज ज़्यादा रहेगा तो उसका नाम नहीं लेना। अगर मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ अगर आ सकता है तो आप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी स्टोरी, अपनी कहानी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैं यूपी के छोटे से एक गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ। जब मैं गाँव में रहता था तो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मैं वहाँ पे देखता था कि अपने घर के जो हालात थे वो बहुत अच्छा घर नहीं था, खाने की जो सुविधाएं थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही किल्लत का एक टाइम था ज़िंदगी में, किल्लतें बहुत थी। मैं पहले उस टाइम से मैं सोचता था कुछ ऐसा करूं अपने परिवार के लिए ताकि मैं इन किल्लतों से इनको बाहर निकाल लूँ। मेरा पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद मैं पिताजी को कहता था, मेरे पिताजी मुंबई में रहते, तो कहता था पिताजी मुझे मुंबई आने का मौका दो। तो पिताजी कहते थे बेटा तुम क्या करोगे मुंबई आके? मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मुंबई आऊँगा तो वहीं पर मैं कुछ करूंगा और मेरे सपने पूरे होंगे। मेरे पिताजी कहते थे बेटा तुम मुंबई आना मत, क्योंकि तुम मुंबई आओगे तो 2500 रुपये मेरी इनकम है पर मंथ, मैं क्या करूंगा? मैं खुद खाऊंगा, तुमको खिलाऊंगा, या मैं मनी ऑर्डर भेजूंगा। मैंने कहा, मैंने कुछ कहानी, कई बार ये कहानियां मुझे बोलते थे। एक दिन जिद में आकर उनकी बिना मर्जी के भागकर मुंबई पहुंचा। जब मैं मुंबई पहुंचा, जब मैं घर में एंट्री कर रहा था, पिताजी ने दरवाज़ा जब खोला तो जब वो मुझे देख रहे थे कि 24 घंटे की जर्नी करके मेरा बेटा मेरे सामने आया है, तो वो खुश होने की जगह थोड़े मायूस थे। वो ये सोच रहे थे कि आ गया, माना नहीं ना तू, कहा था ना कि घर पे रहता तो आराम से रहता, कोई तकलीफ नहीं होती, खाने के लिए टेंशन नहीं होती, रहने का कोई टेंशन नहीं होता, सब बढ़िया था ना, सुख चैन से रहता ना घर पे। तो मैं कहता था क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगता। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, मैं सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाजू, पर्वत है घर मेरा। यानी स्ट्रगल मेरा घर है। मैं लड़ना चाहता था, मैं बस बैठे नहीं रहना चाहता था। पिताजी बोले ठीक है अब आ गया, अब तो भगा तो नहीं सकते बेटा। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। अब ये था कि मुझे एडमिशन कराना था। एडमिशन कराने के लिए मेरे कोई भी सोर्स नहीं था, कोई कनेक्टिविटी किसी से थी नहीं कि मैं किसी को कहता मेरा एडमिशन करा दो मुंबई में। पिताजी जा नहीं सकते थे, तो मैं अपने जुगाड़ से जैसे जैसे हो सके मैं 16 कॉलेज गया, और 16 कॉलेज जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरा एडमिशन हो नहीं सकता, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हूँ। 2 महीना पढ़ाई जा चुकी है। मुझे लगा कि ये साल खत्म हो जाएगा, शायद मैं आगे पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, पता नहीं। एक और स्कूल के कॉलेज के बारे में पता चला कि यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। मैं वहाँ गया और मैंने सारी बातें करी और उन्होंने कहा यस आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा तो फिर कर लीजिए। उन्होंने कहा 25,000 डोनेशन लगेगा। जस्ट सोचिए कि पैसा था नहीं, पिताजी की 2,500 की इनकम और 25,000 का डोनेशन मैं कहाँ से देता। मैं जानता था कि वो मेरा एडमिशन कराना नहीं चाहते थे, शायद उन्होंने इसीलिए 25,000 मांगा होगा। मैं बहुत मिन्नतें किया लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया, जाओ नहीं होगा एडमिशन। मैं निकल तो गया, लेकिन जहाँ मैं रहता था, जिस चौल में जहाँ पे, वहाँ से एक रोड गुजरता था और उसी रोड से उस प्रिंसिपल की गाड़ी जाती थी। और एक दिन मैंने देखा कि उनकी गाड़ी जो है कि वहाँ खड़ी है, जा रही है। अचानक मेरे मन में बिना कुछ विचारा उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद जब कि कोई गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है तो कितनी अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आती है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले सुनाई, फिर उन्होंने रीजन पूछा क्यों गाड़ी के आगे खड़ा होने का क्या रीजन है। मैंने कहा सर मेरा एडमिशन करा लो। बोला एडमिशन कराना है, ये कोई जगह है? मैंने कहा सर आया तो था, स्कूल कॉलेज आया था, लेकिन आपने 25,000 डोनेशन मांगा तो ठीक है दे दे, तेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा सर अगर होता तो मैं तभी दे दिया होता, नहीं है प्लीज करा लीजिए। उसने एक न सुनी,
और उन्होंने वो अपनी गाड़ी चला के चले गए, डांट फटकार के मैं चला गया। ऐसा करते हुए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूं, किससे कहूं, किससे पैसे लूं, क्या करूं मेरा एडमिशन कराने के लिए। 5 बार खड़ा हुआ था उनकी गाड़ी के सामने। कितनी बार? 5 टाइम मेरा प्रिंसिपल जीत जाता था और मैं हार जाता था। 6वीं बार मैं देखा कि एक बड़े से सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है और मैं लगा कि अब तो प्रेशर मेरे प्रिंसिपल पे ज्यादा पड़ेगा। अब खड़ा हो जाता हूं क्योंकि ये जहां खड़ा है उसके पीछे हजारों गाड़ियां खड़ी हैं। जैसे ही खड़ा हुआ फिर जब उसने देख लिया, उसने समझ लिया कि अभी हटेगा नहीं जल्दी, फिर उन्होंने बुलाया। इस बार उन्होंने प्रवचन नहीं दिया, कुछ गलत नहीं बोला, वो बोला इधर आ। तो मैं गया, कांच नीचे किया, उन्होंने कहा क्यों इधर बार बार तुम खड़े होते? मैंने कहा एडमिशन करा लो। कैसे नहीं खड़ा होगा? ठीक है, तो कॉलेज में आ जा। जैसे कॉलेज में जब मैं गया तो उन्होंने मैनेजमेंट से बात किया कि बंदे का एडमिशन करा लो, कोई 1 रुपया फीस मत लेना। मुंबई जैसे शहर में जहाँ कुछ भी नहीं था, वहां पर मैंने अपना एडमिशन बिना 1 रुपया खर्चा किए भी करवाने में सफल हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिंदगी में एक चीज थी, जिद। ऐसे ही लाइफ में जब भी कोई सपना लेंगे, कोई ड्रीम लेंगे, कुछ लक्ष्य लेंगे, जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आप सफल हो जाएंगे। बार बार लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब जाके वो सफलता जो है कि आपको मिलती है। जब मेरा एडमिशन हो गया, अब दूसरा चैलेंज ये था कि पैसा खर्चा कैसे चलाएंगे। मैं कुछ काम करना चाहता था, लेकिन मुझे काम कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि दिन भर तो मैं पढ़ाई करता था। मुझे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया, बोला तुम्हारा टाइम ही क्या होता? बोला मैं कभी भी बेचो, जब मर्जी करे तब बेचो। मैंने कहा ठीक है, यही काम सही है। आइसक्रीम फैक्ट्री में मैं गया, मैंने बात किया तो डब्बे लिए और आइसक्रीम बेचना मैंने शुरुआत किया। 5:30 बजे मेरा कॉलेज से मैं फ्री होता था। सारे अमीर बच्चे काफ़ी पढ़ते थे, अमीरों के, वो सब बड़ी मस्ती से 5 फ्लोर से उतरते और मैं एक्सप्रेस की तरह से उतरता था, क्योंकि मुझे आइसक्रीम फैक्ट्री जाना होता था। वहाँ जाता था, कपड़े निकालता था, चेंज करता था, आइसक्रीम के डब्बे में आइसक्रीम भरता था और वही आइसक्रीम के डब्बे लेकर अपने कॉलेज के गेट पर जाकर उन्हें ही आइसक्रीम बेचता था जो मेरे साथ पढ़ते थे। जब मैं आइसक्रीम बेच रहा था तो लोग कहते थे तुमको शर्म नहीं आती? मैंने कहा चोरी तो नहीं कर रहे, गलत काम तो नहीं कर रहे। उनको शर्म आती थी मुझसे आइसक्रीम लेने में। और वही जितने 45 लोग थे वो स्टूडेंट, वो आज भी कहीं ना कहीं जो मिलते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं, करियर सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो गेट पे आइसक्रीम बेचने वाला बंदा आज बिजनेसमैन है, यहाँ आपके सामने खड़ा है। जब ये दौर चल रहा था तो मैं आइसक्रीम के डब्बे लेकर जब कहीं गली मोहल्ले में जब मैं जाता था, जोर जोर से चिल्लाता था केसर बादाम पिस्ता ले लो, केसर बादाम पिस्ता ले लो। कई बार लोग बुलाते ए इधर आ, तो मुझे लगता था ज्यादा लेगा आइसक्रीम। तो मैं जब जाता था तो बोलता था अगर अगली बार आ गया ना इस गली में तो तेरी टांगे तोड़ देंगे, नींद खराब कर दिया। कितनी जिल्लतें झेलता था, लेकिन अपना तो होली दिवाली था, सैटरडे और संडे में खूब बेचते थे। और अक्सर मैं मुंबई की एयरपोर्ट की जो लोकेशन है, वहाँ पे जो कुछ सोसाइटीज है, वहाँ में जाके झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में आइसक्रीम बेचता था। और जब मेरी आइसक्रीम वहाँ जल्दी खत्म हो जाती थी तो अपने सपने बुनने के लिए, सपने बिल्ड करने के लिए मैं आइसक्रीम के डब्बों को कहीं रख देता था और वहाँ से जाता था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे जाता था अराइवल पे, जहाँ पे पब्लिक ऐसा ट्रॉली लेके आती है बाहर। और मैं दूर बैठा हुआ सोचता था हे भगवान, ये लोग क्या करते होंगे, ये लोग अभी यहाँ से उड़ के आते हैं पंछियों की तरह, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, क्या करते होंगे ये लोग। सपने बुनता था और एक दिन ना यहाँ से जाऊँगा मैं, एक दिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा सपने बुनता था। और जब घर आता था आइसक्रीम के डब्बे लेकर, तो जब अपने घर आता था तो खूंटी में जब डब्बे टांग रहा होता था तो मेरे साथ में जिस चौल में रहता था 7x14, ये साइज बता रहा हूँ घर का, वहां पे जब टांग रहा होता था मैं कहता था एक दिन आएगा बिजनेस होगा पूरे देश में, फ्लाइट टू फ्लाइट जर्नी किया करेंगे। तो लोग कहते थे फ्लाइट टू फ्लाइट जर्नी करेंगे, तेरे बाप ने कभी देखे फ्लाइट टू फ्लाइट जर्नी की बात करता है। अभी तो तुझे पिछले महीने लात घुसे मार कर तुझे चालू डब्बे में बिठाया था, बड़ी बड़ी बात करता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, बड़ा बड़ा सोच मत, बड़ा बड़ा उड़ मत, जमीन पे रहे, जमीन पे जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाओ। क्या आप लोगों ने डायलॉग सुना है कि नहीं सुना है? जिंदगी में ये पहले दिन से ही ये क्यों सिखाया जाता है कि जितनी चद्दर बड़ी उतने पैर फैलाओ। ये क्यों नहीं कह सकते कि चद्दर लाया किसने है, चद्दर हम ही लाते। क्यों नहीं ये कहते कि चद्दर बड़ा करने का इस्तेमाल, बड़ा
मैं कैसे इनको समझाऊं। जब मैं ये सब करने में अलग अलग काम करने लगा, वैरायटी ऑफ काम करने लगा, करना इसलिए था कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी मैंने लिया था, मुझे किसी ने दिया नहीं था। आप लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी अगर लेंगे और कोई देगा नहीं तो आपकी स्पीड, आपके सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। मैंने जिम्मेदारी ली, मैं लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग वैरायटी ऑफ काम करता गया। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद पढ़ने में मन नहीं लगा और मैं 12वीं हो गया फेल। जब मैं फेल हुआ तो मुझे लगा माय गॉड, ये तो इतनी मुश्किल से एडमिशन करा था, ये भी फेल। लेकिन सच कहूँ तो मैं उस दिन भी सोचता हूँ कि थैंक यू गॉड, फेल तो हो गए लेकिन अब हो गए तो हो गए, लेकिन अब आगे क्या, थैंक यू गॉड, जो होगा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, पता नहीं कहाँ से अच्छा होगा, ऐसा सोचता था। पियून की नौकरी मिली पेपर ले जाने की बैंक में। उसने बंदे ने कहा, जहाँ पे मैं जॉब करता था, उस बंदे ने कहा एक फाइनेंशियल मार्केट का एक एग्जाम पास कर ले, मैं तुझे ARM बना दूंगा, असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, एक पास करने की बात करते हो लेकिन मैं 12वीं फेल हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जुगाड़ लगा दूंगा। तुम टेंशन क्यों लगते हो? हमका जुगाड़ लगाने के लिए तैयार कोई है तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक एग्जाम की जगह लगभग फाइनेंशियल मार्केट के, जो लोग स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, जितने आप लोग एग्जाम के बारे में जानते हैं, 19 सर्टिफिकेशन मैंने पास किए हैं, 19 सर्टिफिकेशन इन फाइनेंस। मैं 12वीं फेल हूँ लेकिन फाइनेंस में ये नॉलेज मैंने लिया था। जब मैं कहीं नौकरी में जब धीरे धीरे सेटल होते गए, अच्छा इनकम आने लगा, सब कुछ बढ़िया लगने लगा, लेकिन एक दौर आया मार्केट में मंदी का दौर। मंदी आई, चारों तरफ लोगों को निकालने लगे, लोगों को लेआउट करने लगे। हमें भी ऐसा लगने लगा कि नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हमेशा मन में एक डाउट लगता था कि अगर ये नौकरी गई और मैं दूसरी जगह गया और किसी ने पूछ लिया पढ़ाई कितना किया है तो मैं कैसे बताऊंगा, और जो सारी सेटिंग है सब गड़बड़ हो जाएगी, कल से मैं क्या करूंगा। मुझे डर लगता था और मैं कुछ करना चाहता था। कुछ करने के चक्कर में मेरे पास जो है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट होने का मौका मिला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब मैं कनेक्ट हुआ तो मेरा सबसे पहला चीज मुझे पॉजिटिव लगा, वो ये लगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर मैं अपनी मर्जी का मालिक बन सकता हूं, अपनी मर्जी से काम कर सकता हूं। यहाँ पे मेरा कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे जितना चाहे उतना मैं अपनी जिंदगी से अब जैसा चाहे वैसा बना सकता हूं। इसलिए मैंने काम करना शुरुआत किया। कुछ साल बीतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सपने पूरे नहीं होंगे। सन 2015 में मुझे सुधीर जी ने मुझे बताया वेस्टीज के बारे में। सच कहूँ तो वेस्टीज को सुनने के बाद मुझे कतई यकीन नहीं था कि वेस्टीज में इतना पोटेंशियल होगा, मेरे सपने पूरे होंगे। 3 महीना स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वेस्टीज में हजारों लोगों के सपने पूरे होते थे, अपने क्यों नहीं पूरे होंगे, अपने क्यों नहीं पूरे होंगे। मैंने काम करना शुरुआत किया, मात्र 3 महीने बाद काम करना शुरुआत किया। बहुत सारे लोग जो है उनके काम तो चालू तो कर देते हैं लेकिन काम करते नहीं है। 3 महीना काम किया, 3 महीने मेरी इनकम 50,000 से ज़्यादा थी, 50,000 रुपीज़ पर मंथ। 50,000 से ज़्यादा इनकम हुई जो कि मेरी सैलरी से ज़्यादा थी। मैंने कुछ 2 महीने के बाद अपनी नौकरी हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। अरे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये 3 महीने में फटाक से चले गए, बड़ा आसान था, रसगुल्ला से उठा डाल दिया, ऐसा था नहीं। जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया, अपने जो सगे संबंधी थे उनको बताने गया, कोई माना ही नहीं, ऐसे पैसा थोड़ी आता है। अपने जो लोग मेरे साथ जो जॉब करते थे, जो मेरे साथ एम्प्लॉय हुआ करते थे, वो उनको मैं कहता था बहुत जबरदस्त बिजनेस है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस मानने को कोई तैयार नहीं था और सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वेस्टीज के प्रोडक्ट के नाम के साथ मैंने इसको देखे जा जरा, एनर्जी बढ़ा इसको। मेरे जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे साथ काम करते थे, सब लोग कहते थे कोई बनने वाला नहीं है, कोई कुछ होने वाला नहीं है, तू बेकार में मेहनत कर रहा है, कोई सुनेगा नहीं। अरे ऐसे ही गाड़ियां दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, कुछ होता नहीं है, तू अकेला क्या करेगा। मैं कहता था अकेला बहुत कुछ किया जा सकता है, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं अकेला काफी हूं। एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजू है लश्कर मेरा। मैं हमेशा कहता था मैं अकेला काफी हूं, बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। लोग कहते गए, हम काम करते गए और मेरी जिंदगी में जब मैं जॉब में जब जाता था, मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए जो बना, जब मैं दोपहर के समय जब घर जाता था, मेरे बच्चे जो है कि गलियारे में बैठे रहते थे। मैं उनसे पूछता था घर के अंदर क्यों नहीं बैठते, तो वो कहते थे कि पापा अंदर बहुत गर्मी होती है, कव्वल बहुत गर्म होता है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे लगता था कि मैं जिस स्ट्रगल के साथ मुंबई में मेरा करियर शुरुआत किया, इनकी ऐसी क्या गलतियां जो आज यहाँ पर जो कि ये स्ट्रगल करें, राइट। उनको जो है कि मैंने
एक कसम मैंने लिया कि आने वाले समय में मैं जाके अपने सपनों को जाके पूरा करूंगा और पहला इनको एक छत दूंगा जहां पे इनके सपने पूरे हो जाएं। कुछ एक साल के बाद जाके मैं अपने आप को शिफ्ट किया फ्रॉम स्लम एरिया टू सोसाइटी, फ्लैट में रहने लगा। कुछ समय के बाद गाड़ियां, इस बिजनेस के बदल जितने सारे सपने थे जो नहीं थे वो भी पूरा हुए। गाड़ी लेने का सपना नहीं था, मजबूरी में गाड़ी लेना पड़ा। वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ जुड़ जाओ और मिलकर काम करो। मजबूरी में गाड़ी लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ा। मुझे कार चलाना नहीं आता तो कार लेना पड़ा, क्रेटा। एक बार क्रेटा लेना पड़ा भाई, मजबूरी। अपने हाइट के हिसाब से मैं i20 लेना चाहता था, क्रेटा लेना पड़ा। क्रेटा लेकर जैसे ही रोड पे गए तो बड़ा सा एल बोर्ड लगा दिया, बड़ा बड़ा। तो वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, इधर रुक, इतना बड़ा एल कौन लगाता है रे? 2 इंच वाला नहीं था मेरा, 4 इंच वाला था ऐसा। मैं सोचता था मैं तुझे ठोकूंगा नहीं किसी को, तू मुझे ठोकना नहीं। वो बोला इंस्पेक्टर, ए चल साइड में लगा रे, कौन इतना बड़ा एल लगाता? बोला मैं। ये सीखने वाला कौन है रे? बोला मैं। एक गाड़ी का मालिक कौन है? मैं। अरे ब्रांड न्यू कार लेके तो सीखने चला है। बोला क्या करूं, फ्री में मिली है ना, फ्री में मिली है। कैसे फ्री में मिली है? अरे मैं बोला आओ बताता हूँ कैसे आई है। अब वो ज्वाइन हो चुके हैं भाई साहब। अरे गाड़ी लेने के बाद ड्राइविंग करना सीखा। पहले लोग बाइक सीखते हैं, मैं पहले कार सीखा। अभी मैंने 31 जून को मैंने बाइक सीखा। ताली बजाओ। ये एक ही चीज है, इस बिजनेस को फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट के साथ करो। अरे जिंदगी में तकलीफें, परेशानी तब तक थी जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मौका नहीं था। आपके पास विनिंग टीम और वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। और जब ये भी है तभी रोतड़े जैसे रोते ही रहोगे, राइट? तो पहली चीज हाथ दिखा रहा भाई साहब, छोड़ेंगे नहीं। तो एक ही चीज आपको समझना है, एक ही चीज समझना अपने आप को। छोटी छोटी चीजों से हमें निकलना होगा। क्या कहेंगे लोग, तुम साबुन तेल बेचते हो? हमारा भी घर में कुछ ऐसे है, मैं नाम नहीं लूंगा। क्या कहेंगे लोग, हम तो स्टेटस वाले हैं, गवर्नमेंट वाले हैं। क्या कहेंगे लोग, साबुन तेल बेचते हैं। बस साबुन तेल, अरे अमिताभ बच्चन सुबह शाम बेचते हैं, सवेरे बोलते हैं सोना है आओ लोन लेके जाओ। अच्छा लोन लिए और टेंशन है, आओ टेंशन है तो नहीं पहले सोना देते हैं, फिर बोलता टेंशन है तो लोन लेके जाओ। अच्छा टेंशन, अब लोन लेके गए, EMI का टेंशन है तो सर दर्द कर रहा होगा तो नौरत तेल लगाओ। और नौरत तेल लगा के सोए थे, तकिया गंदा हो गया होगा तो तकिया को धोने के लिए खड़ी डिटर्जेंट यूज करो। अरबपति आदमी होकर वो साबुन तेल बेचने में टेंशन नहीं है। हमारे पास बहुत टेंशन है। सोचेंगे, अरे पहले ये सोचो हमारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, हमारे फैमिली में लोग क्या सोचेंगे। लोगों को तो कुछ कहना है और कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कह रहे हैं उनको। तो अभी लोगों का चिंता मत करो। लोगों का यहाँ पे हमेशा लोगों का जहां चिंता करोगे आप खत्म हो जाओगे। ये टाइम बार बार दिखाएगा ना मेरा लिंक। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ जो है कि आपको काम करना है। लोगों का क्या काम है वो कहते रहेंगे। और एक ही चीज है, कई बार लोग कहते हैं अगर मैं जुड़ गया नहीं चला तो। ये कभी भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते पूछते हैं क्या, मैं एडमिशन करा दिया नहीं पास हुआ तो? कभी अपने बच्चे की शादी कराने जाते, अपने बेटे की शादी कराने कोई गया और शादी कराने के बाद शादी कराने से पहले बोलते अगर शादी करा बच्चे नहीं हुआ तो? हाँ पहले बोलते हैं क्या, पहले करते हैं कि पहले सोचते हैं नहीं हुआ तो? अरे पहले करो तो सही, लोग आ जाएंगे। मैंने नहीं सोचा, मुझे मालूम था मैं अकेला पागल नहीं हूं धरती पर, मेरे जैसे बहुत पागल है। एक ही चीज याद रखना, और विनिंग टीम के साथ अगर रहेंगे तो आपके मसाल में आग रहेगी। आग, मसाल दिख रही है क्या? Yes! आग, अगर इसमें आग है जहां जाओगे वहां आग लगेगी, लेकिन आग सही जगह लगाओ। जहां पे कोई ग्रीन घास है, घास, वहां पे मसाल लगा रहे हैं। हे आग वो लगने को तैयार नहीं है। तुम्हारी मसाल ज्यादा बार लगाए तो पूछ जाएगी। हम उधर ही लगाए हुए हैं, ऐसा है तो ठंडे लोग पड़े हुए हैं हमारे पास, रोज दिन रात। हे उठ, तेरे सपना पूरा कर। अरे कैसा पूरा करेगा?
थैंक यू सो मच।